हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के एग्जांपल्स। ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हमें दे रखा है। ठीक है ना। सदिश दे रखे हैं हमें ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। ठीक है ना। हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालना है, इनका हमें सम चाहिए। तो क्या करेंगे, लिख लेंगे इनको आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, बहुत सिंपल है ये, आप कर सकते हैं खुद, प्लस माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप, इस तरीके से बात समझ में आई। ठीक है ना। तो आपको पता है आई कैप वाले एक साथ जुड़ेंगे, जे कैप वाले एक साथ एंड के कैप वाले एक साथ ऐड करना है इनको। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं आई कैप माइनस 2i कैप प्लस आई कैप वाले एक साथ लिखे, प्लस माइनस 2j कैप प्लस 4j कैप माइनस 6j कैप। ठीक है ना। प्लस के कैप प्लस 5k कैप माइनस 7k कैप, इस तरीके से। अब इनको सॉल्व करो। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा ही, माइनस 2i कैप और आई कैप 2i कैप, तो ये तो बन जाएगा 0। ठीक है ना। प्लस यहाँ देखो 6 और 2 8 है ना, 4 गए तो माइनस के 4 j कैप बचेंगे, प्लस 6 माइनस के कैप बचेगा यहाँ पर 2। तो जो फाइनल आंसर है हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वो कितना आ जाएगा, माइनस 4j कैप माइनस के कैप। बात समझ में आई। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड है इन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है ना। हमें दो सदिश दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसने कहा ये दोनों समान हैं। ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो सॉल्यूशन में पहले इन वेक्टर्स को लिख लेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना। उसने कहा दोनों जो हैं वो इक्वल हैं या समान हैं, तो इसका मतलब जो हमें कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू है बी वेक्टर। बात समझ आई। इसका मतलब ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई कैप वाला कंपोनेंट है वो आई कैप वाले कंपोनेंट के इक्वल होगा, मतलब ये दोनों जो संगत आई कैप हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और वाई कैप जे कैप वाले से इक्वल होगा एंड के कैप वाले के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू हमें मिलेगा 2, क्योंकि आई कैप यहाँ पर x है और आई कैप यहाँ पर कितना है 2, तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2। उसी तरीके से y मिल जाएगा हमें 2 और उसी तरीके से हमें z मिल जाएगा 1। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो उनके जो कंपोनेंट हैं आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आई। तो कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है लेट ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के इक्वल होगा। एंड सेकेंड थिंग, आर द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर भी क्या इक्वल होंगे, समान होंगे, और क्या उनका जो परिमाण है वो भी समान होगा। ठीक है ना। तो वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप। ठीक है ना। अब हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। आपको पता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट 1 प्लस 4 यानी अंडर रूट 5। ठीक है ना। और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 1, इट मीन्स अंडर रूट 5। तो क्या लिखेंगे, यस, कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर।
ठीक है ना। तो ये तो हमने निकाल लिया, तो अब ये तो इक्वल है, तो उसने पूछा क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर भी इक्वल होंगे आपस में। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हम करके देखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है ना, इज इक्वल टू बी वेक्टर कितना है 2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब इनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो संगत घटक होंगे वो आपस में अगर इक्वल होंगे तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर होगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर जो आई कैप का कंपोनेंट है, आई कैप का जो घटक है वो यहाँ पर है 1, और इधर है आई कैप का जो घटक है वो कितना है 2। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। बात समझ में आई? तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट इक्वल, दोनों समान नहीं हैं। बात समझ आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। तो उसने एक सदिश दिया हमें ए वेक्टर, उसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, ठीक है ना। मात्रक सदिश आप इसे कहो या इसे आप इकाई सदिश कहो, बात एक ही है, ठीक है ना। इसे ही हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देख लोगे ए वेक्टर हमें गिवन है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। आपको पता है हमने ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला था उसी की दिशा में, ठीक है ना। हमने लिखा था ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इसका परिमाण और इसकी दिशा यानी ए कैप, ठीक है ना। हमने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ए कैप था हमारे पास वो आया ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ए वेक्टर तो हमारे पास है, लेकिन हमें क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे पहले, क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। यानी 2 स्क्वायर हो गया 4, ये हो जाएगा 9 प्लस 1, इट मीन्स अंडर रूट 14 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। जो मैग्नीट्यूड है या हम परिमाण बोलें इसको, वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 14। तो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर ए कैप। तो ए कैप इज इक्वल टू लिखेंगे, ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 14, ठीक है ना। तो हमें आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है, हमें इस अंडर रूट 14 को अलग अलग डिवाइड करना है सब में। तो इसका आंसर जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14 के कैप, ठीक है ना। तो ये जो आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स हैं वो हमें अलग अलग चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तो सब एक ही था, मिक्स था, तो हमें इनको अंडर रूट 14 को सब में अलग अलग डिवाइड करके लिखना है। तो ये जो आंसर आ जाएगा ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात सुन भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, ठीक है ना। उसने कहा सदिश है हमारे पास ए वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण जो है वो 7 इकाई है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो देखो इसको समझने के लिए मैं आपको ये कह दूं कि अगर हमें मेरे पास अगर एक है, ठीक है ना, अगर मेरे पास एक है तो मैं निकाल सकता हूँ कि मेरे पास 7 कितना होगा, उसमें 7 मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अगर हमारे पास 1 है, अगर हमें पता चल जाता है कि 1 कितना है, तो आप पूछोगे 15 कितना होगा तो हम 15 बता सकते हैं। आप बोलोगे कि 100 कितना होगा तो हम 100 बता सकते हैं, अगर हमारे पास 1 है तो, ठीक है ना। कहीं पर भी आप देखोगे, आप कुछ भी निकालते होंगे तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 1 कितना होगा, ठीक है ना। अगर हमने कहा कि जो 10 केले हैं वो 15 रुपये के आए हैं, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले निकालोगे 1 केला कितने का आएगा। उसके बाद आपसे वो 20 केले पूछे, 50 केले पूछे, आप निकाल सकते हो। तो आपको सबसे पहले निकालना है कि 1 कितना होगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसके लिए भी ऐसा ही करेंगे हम। सबसे पहले अगर हमें मैग्नीट्यूड 7 यूनिट का चाहिए कोई भी वेक्टर ए वेक्टर, तो सबसे पहले हम उस ए वेक्टर का 1 निकालेंगे, मतलब हम निकालेंगे इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। उसके बाद हम 7 इकाई का या 7 यूनिट का जो वेक्टर है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे निकालना है ए कैप, यानी ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। अगर मैं ये 1 निकाल लूँगा तो 7 यूनिट का वेक्टर लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं पहले, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर या माइनस 2 का स्क्वायर आप बोलो इसको,
तो फाइनली ये मिल जाएगा हमें 1 + 4 इट मीन्स 5 √5। तो ए कैप जो है वो आ जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन √5 इट मीन्स आई कैप अपॉन √5 माइनस 2 अपॉन √5 जे कैप। अब हमें 7 यूनिट का वेक्टर चाहिए, तो हम इस 1 से या ए कैप से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 ए कैप इक्वल टू हमें मिल जाएगा 7 अपॉन √5 आई कैप माइनस 14 अपॉन √5 जे कैप। तो जो फाइनल आंसर है हमारे पास वो ये आ जाएगा। बात सुनना ही। तो हमें निकाला ए वेक्टर के अनुदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना है, 7 इकाई है। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना मिलेगा, हमें 7 मिलेगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना। उसने कहा कि दो सदिश है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। इसका मतलब पहले हमें इनका योगफल निकालना होगा और फिर जो योगफल आ जाएगा उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। बात समझ में आई। तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि इनका जो योगफल होगा उसका हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 4i कैप 2 1 3j कैप माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2k कैप, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और हमने यहाँ पर माना सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है ना। अब हमें जो यूनिट वेक्टर निकालना है वो निकालना है सी वेक्टर का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, ठीक है ना। तो हमें निकालना है अब क्या, मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू √4² प्लस 3² एंड प्लस माइनस 2², इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, √16 प्लस 9 प्लस 4, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू √29। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सी कैप लिखना है हमें, सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, एंड सी वेक्टर है हमारे पास 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप होल डिवाइड बाई √29, ठीक है। तो सी कैप फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 अपॉन √29 आई कैप प्लस 3 अपॉन √29 जे कैप माइनस 2 अपॉन √29 के कैप। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q, ठीक है ना। तो उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं P और Q, और उसने कहा है इनको मिलाने वाला जो P से Q की तरफ दिष्ट सदिश है वो ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हमें कोई पॉइंट, मान लो ये P दिया हुआ है 2 3 एंड 0, एंड कोई ये पॉइंट दिया हुआ है हमें Q जिसके कोऑर्डिनेट है -1 -2 एंड -4, ठीक है ना। तो P से Q, फ्रॉम P टू Q या P से Q की तरफ। तो बस इसका मतलब कि हमें जो वेक्टर निकालना है वो ये वाला निकालना है, ठीक है ना। उसने हमें डायरेक्शन दे दी कि आप P से Q की तरफ जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमें ये वेक्टर फाइंड करना है, और जो P एंड Q है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, ठीक है ना। तो PQ वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है सॉल्यूशन में आप लिख लो पॉइंट्स P 2, 3, 0 एंड Q -1, -2, -4, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स है ना, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। उसे हम बोलेंगे OP वेक्टर, ठीक है। और जो पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है उसे हम बोलेंगे OQ वेक्टर,
ठीक है ना। तो हमें फिर निकालना है पी क्यू वेक्टर, बात समझ में आई। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वो OP वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 0k कैप, या आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो, बात समझ में आई। फिर हम लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, क्या हो जाएगा OQ वेक्टर, एंड OQ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा -i कैप माइनस 2j कैप एंड माइनस 4k कैप। अब हम आराम से PQ वेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P का मतलब हो गया बिंदु P का स्थिति सदिश, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बिंदु P का स्थिति सदिश, ठीक है ना। उसी तरीके से हम बिंदु Q के लिए भी लिख सकते हैं, बात समझ भाई। तो PQ वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। PQ वेक्टर क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, तो क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q कितना है -i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, बात समझ, ठीक है ना। तो माइनस साइन ओपन करेंगे, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -i कैप माइनस 2j कैप -i कैप माइनस 2i कैप कितना -3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3j कैप माइनस 5j कैप एंड माइनस 4k कैप। तो जो रिक्वायर्ड PQ वेक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा -3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। तो इस तरीके से हम कोई किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो वेक्टर है उसको फाइंड कर सकते हैं, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 है कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर्स OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line segment joining P and Q in the ratio of 2:1, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है when internally divide and when externally divide, ठीक है। तो एक बार और समझ लेते हैं, दो बिंदु दिए हमें P और Q जिनके स्थिति सदिश हमें दे रखे हैं OP वेक्टर और OQ वेक्टर। तो एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है जो PQ को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में विभाजित करता है, और वो विभाजित कैसे कर रहा है, एक बार करता है वो अंतर विभाजित और एक बार करता है वो बाह्य विभाजित। तो हमने कल पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला हमने समझा था कुछ इस तरीके से। मान लो कि ये एक पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ठीक है ना, और यहाँ से हमने ओरिजिन लिया और ये बनाया था हमने OP वेक्टर और ये बनाया था हमने OQ वेक्टर, कुछ इस तरीके से। और हमने एक पॉइंट लिया था यहाँ पर R, जब वो उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर जो हमने लिया था वो लिया था हमने R वेक्टर से, बात समझ में आई, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, मतलब बिंदु P का जो स्थिति सदिश था उसको हमने यहाँ पर A वेक्टर माना था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो बिंदु P का स्थिति सदिश है वो उसने दे रखा है OP वेक्टर से, और OP वेक्टर के अंदर A वेक्टर और B वेक्टर हमें दे रखे हैं। तो इसे हम स्मॉल a वेक्टर ना मानते हुए इसको हम कैपिटल A वेक्टर यहाँ मान लेते हैं, बात समझ में आई। और जो OQ वेक्टर है बिंदु Q का स्थिति सदिश उसको हम कैपिटल B वेक्टर मान लेते हैं, बात समझ में आई। और इसको हमने डिवाइड किया था कुछ इस तरीके से m/n रेशियो में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर R वेक्टर लिखा था कुछ इस तरीके से, क्या लिखा था हमने m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। वहाँ पर ये जो a और b थे वो स्मॉल थे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने स्मॉल नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही जो OP वेक्टर है उसमें स्मॉल दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो कुछ ये लिखा था, और जब उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था तो R वेक्टर हमने लिखा था इस तरीके से m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n, ठीक है ना। तो बस यही फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू A वेक्टर, ठीक है ना।
यानी हमने लिखा है इसको ओ पी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। बात समझ में आई। दूसरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, इसको हमने लिखा कैपिटल B वेक्टर। इट मीन्स ओ क्यू वेक्टर को हम लिख रहे हैं यहाँ पर B वेक्टर, और ये दोनों हमारे पास गिवन है। ओ बी वेक्टर हमारे पास दे रखा है 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, ठीक है ना। और ओ क्यू वेक्टर हमें दे रखा है B वेक्टर कितना, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। बात समझ में आई। तो ये हमें गिवन है, और हमने मान लिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जो ओ पी वेक्टर है उसको कैपिटल A वेक्टर, और पॉइंट Q के पोजीशन वेक्टर को हमने माना कैपिटल B वेक्टर। तो हमें पॉइंट R का जो बिंदु R है उसका हमें स्थिति सदिश ज्ञात करना है, ठीक है ना। कब, जब वो उसको अंतर विभाजित करता हो और जब उसको बाह्य विभाजित करता हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि व्हेन डिवाइड्स एक्सटर्नली, इंटरनली है ना, तो इंटरनली के हम लिख लेते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला उधर है, M कैपिटल B वेक्टर प्लस N कैपिटल A वेक्टर अपॉन M प्लस N, ठीक है ना। और रेशियो उसने दे रखा है हमको, जो रेशियो है वो M/N जो होता है वो हमें दे रखा है 2:1। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो M का वैल्यू है, B का वैल्यू है, A का वैल्यू है, सारी वैल्यूज़ हैं, तो उसको निकाल लेते हैं हम। M हो जाएगा आपका 2, B वेक्टर हो जाएगा आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर। बात समझ में आ रही है। प्लस N हो जाएगा आपका 1, और A वेक्टर हो जाएगा आपका 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। इस तरीके से अपॉन आ जाएगा 2+1 M प्लस N यानी 2+1। बात समझ में आई। तो सिंपली सॉल्व करना है इसको। तो R वेक्टर हमें मिलेगा 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन 3। इट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमें मिल जाएगा 5A वेक्टर अपॉन 3, ठीक है ना। व्हेन पॉइंट R डिवाइड्स इंटरनली, जब बिंदु R उस PQ रेखा को अंतर विभाजित करेगा तो उस बिंदु R का जो स्थिति सदिश है वो हमें मिलेगा 5/3 A वेक्टर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये हो गया इंटरनली। अब हम निकालते हैं एक्सटर्नली। तो इसके लिए हम इधर इसको रफ कर देते हैं, फॉर्मूला रहने देंगे, ठीक है ना। नंबर सेकंड एक्सटर्नली, या आप लिखो बाह्य विभाजन करता है, तो लिख लो क्या, एक्सटर्नली। तो क्या लिखेंगे, R वेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला M B वेक्टर माइनस N A वेक्टर अपॉन M माइनस N। अब हम इस फॉर्मूले को रफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू आ जाएगा इसका, M का वैल्यू दे रखा हमें 2 इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 1। A वेक्टर हमें दे रखा है 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन 2 माइनस 1। M माइनस N कितना, 2 माइनस 1। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, इस तरीके से अपॉन आ जाएगा 1। इट मीन्स यहाँ बच जाएगा माइनस A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर। तो जब पॉइंट R उस लाइन PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो पॉइंट R का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा माइनस A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर। तो इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। बात समझ में, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 है, सो दैट द पॉइंट्स A B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। उसने कहा कि दर्शाइए बिंदु A B C एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लो कि हमने ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया इस तरीके से, ठीक है ना। तो इनमें से हम किसी को भी A कह सकते हैं, किसी को भी B कह सकते हैं, किसी को भी C कह सकते हैं। मान लो कि हमने कुछ इस तरीके से कहा कि A B और C। बात समझ में आई, ठीक है ना। ए बी लाइन अगर ये है तो ए बी लाइन ये भी हो सकती है और ए बी लाइन ये भी हो सकती है। बात समझ में, ये डिपेंड करता है कि हम ए बी एंड सी लिख कहाँ रहे हैं। तो उसने कहा कि यदि ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा पर हाइपोटेनस स्क्वायर
इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है, ठीक है ना। क्या कहा उसने, कर्ण का स्क्वायर लिख लेते हैं, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हमें कहती है राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, एक समकोण त्रिभुज में। तो इनमें से मान लो देखो ए बी सी हमें दे रखे हैं, अभी हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट ए मान लो हम कह देते हैं ये दे रखा है हमें 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। पॉइंट सी हमें दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है ना। और पॉइंट बी जो है वो दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है ना। तो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है ना, वेक्टर के रूप में हमें चाहिए। हमें ए बी वेक्टर चाहिए तो ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। अभी हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर नहीं दे रखे हैं, हमें सिर्फ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमें वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा कि बाद वाले टर्मिनल पॉइंट का या फिर हम बोले बाद वाले बिंदु का जो स्थिति सदिश है माइनस पहले वाले बिंदु का स्थिति सदिश, तो हमें पहले वेक्टर निकालना होगा। उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, हम चेक करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं या जो शीर्ष हैं उनको दर्शाता है नहीं दर्शाता। तो उसके लिए सबसे पहले हम वेक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में जो गिवन है, गिवन दे रखे हैं हमें पॉइंट्स, ठीक है ना। पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स ए है हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी पॉइंट है हमारे पास i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, एंड पॉइंट सी है हमारे पास 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है ना। पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हमें अगर ए बी लाइन निकालनी है, ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले देखो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, है ना। क्या लिखेंगे, बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट बी क्या दे रखा है हमें, माइनस आई कैप आई कैप माइनस 3j कैप, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है ना, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, या फिर हमें क्या दे रखा है ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो जो ए बी वेक्टर है वो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर i कैप माइनस 2i कैप माइनस i कैप माइनस 3j कैप प्लस j कैप माइनस 2j कैप, ठीक है ना, माइनस 5k कैप माइनस k कैप माइनस 6k कैप। तो जो ए बी वेक्टर है वो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। तो उनको फटाफट निकाल लेते हैं। बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी हमें दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, माइनस साइन। पॉइंट बी हमें दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो जो बी सी वेक्टर है वो कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं 3 माइनस 1 यानी 2i कैप, ठीक है ना। 4 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस j कैप माइनस 4 प्लस 5 यानी प्लस k कैप। इस तरीके से हमारे पास बी सी वेक्टर जो है वो आ जाएगा। बात समझ में आई। इसके बाद हम निकाल लेते हैं ए सी वेक्टर, यानी हमारे पास 3 लाइन है, 3 साइड्स हैं इस ट्रायंगल की, तो 3 साइड्स हमें निकालनी है, 3 भुजाएं निकालनी है। तो ए सी वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश, ठीक है ना। तो इसको निकाल लेंगे। पॉइंट सी दे रखा है हमें 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए हमें दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। तो जो ए सी वेक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी i कैप, 4 प्लस 1 माइनस 3j कैप माइनस 4 प्लस माइनस 4k कैप एंड माइनस k कैप माइनस 5k कैप। इस तरीके से तो जो ए सी वेक्टर है वो भी हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो तब पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है वो कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इन तीनों में से कोई भी कर्ण हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है और कोई भी लंब हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी ये वेक्टर दे रखा है, लेकिन
इस ए बी वेक्टर का, मान लो कि ये ए बी वेक्टर है, ये हमें ए बी वेक्टर दे रखा है ये, ठीक है ना। तो मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए ए बी कितनी होगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या परिमाण हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो ये लेंथ होगी ए बी की वो हमारे पास आ जाएगी। फिर हम देख लेंगे उसमें से कि कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा और कौन आधार होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर अगर हम निकालते हैं, परिमाण हम निकाल रहे हैं ए बी वेक्टर का, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 36 यानी 41। जो मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर है वो वापस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 41। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ बी सी वेक्टर हम निकालेंगे, या हम ऐसा समझें इसको कि हम जो बी सी लाइन है उसकी हम लेंथ निकाल रहे हैं। बात समझ में आई। तो कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 1 इट मीन्स अंडर रूट 6, ठीक है ना। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ ए सी वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इट मीन्स 1 प्लस 9 प्लस 25, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 35। बात समझ में आई कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आपको यहाँ मिलेगा मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए सी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर है हमारे पास अंडर रूट 14, इस मीन्स अंडर रूट 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट बी सी वेक्टर है हमारे पास अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 35 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 41 इज इक्वल टू 6 प्लस 35, हम बोल सकते हैं 41 इक्वल टू 41। तो ऐसा हम कह सकते हैं जो हमें त्रिभुज दे रखा है वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, या फिर जो त्रिभुज हमें दे रखा है वो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बता सकते हैं ना, यहाँ पर हो जाएगा ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 3 साइड दे रखे हैं और 3 साइड में जो कंडीशन है वो क्या फुलफिल हो रही है, ये पाइथागोरस प्रमेय जो है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं इसको कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष को निरूपित करते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कब भी कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए हैं 30.1 के। मैं चाहता हूं कि आप 30.1 के क्वेश्चंस जो हैं वो खुद से लगाने की कोशिश करें, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। तो थैंक यू।